हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आपका आज के इस कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि कक्षा 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर है। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा डिटेल में इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एक आध क्वेश्चंस जो उसके अंतर एनसीईआरटी में हैं उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो नाम है रासायनिक अभिक्रिया, इससे आपको क्या लगता है कि रसायन से लेकर संबंधित कोई चीज़ है? तो हाँ, रसायन आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि तो रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज़ है। तो रासायनिक बदलाव होने की प्रक्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया है। और जो रासायनिक समीकरण है, तो रासायनिक जो प्रक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वो किस क्रम में हो रही है, कौन कौन से रसायन जो मिलके, पदार्थ जो मिलके वो ये अभिक्रिया कर रहे हैं, उनको हम अगर इक्वेशन यानी कि समीकरण के रूप में लिखें तो वही रासायनिक समीकरण भी कहा जाएगा। आप डेली लाइफ में बहुत से रासायनिक अभिक्रिया को देख सकते हैं। दूध का फटना, दूध का दही बनना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि भोजन का पचना, भोजन का या फिर कपड़े का सूखना तक ही बहुत हर चीज़ बहुत चीज़ों में हमारे डेली लाइफ में रासायनिक अभिक्रिया घटती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है आपके चैप्टर में। तो सबसे पहला चीज़ है आपके चैप्टर में मैग्नीशियम, यानी कि Mg। मैग्नीशियम को Mg से डिनोट किया जाता है। मैग्नीशियम का रिबन लेना है। एक कार्यकलाप में दिया हुआ है उसके एनसीईआरटी के कि मैग्नीशियम को रिबन को लेना है और हमें जांचने के लिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया जांचने के लिए हमें मैग्नीशियम रिबन को लेना है, उसके रगड़ के उसमें आग लगाना है और देखना है। तो सबसे पहले चीज़ की मैग्नीशियम रिबन पे जब आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा कि मैग्नीशियम रिबन ये कैसा है। ये मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक कोटिंग होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जिसके कारण ये जल्दी से वो आग नहीं पकड़ पाता है इसमें। तो इसके लिए हमें इसे थोड़ा सा रगड़ना होता है। इसके रगड़ 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 के इसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो परत है उसको हम हटा लेते हैं। उसके बाद ये आसानी से इसमें आग पकड़ लेगा। ये आग जब पकड़ेगा तो उसमें से सफ़ेद आग निकलेगा। तो और जो जलने के बाद भी जो राख बचेगा उसका, वो भी एक सफ़ेद ही होगा। तो वो जो राख निकलेगा वो भी एक मैग्नीशियम ऑक्साइड ही। मैग्नीशियम जलने के बाद केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बचा। तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना? तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने एक साथ अभिक्रिया की और तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये एक अभिक्रिया है, और जब उसको हम किसी वे में लिख देंगे तो रासायनिक समीकरण हो जाएगा वही। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जिंक यानी कि जस्ता लेकर के आप किसी लिक्विड में डालिए, एसिड में डालिए तो उसका कलर चेंज होता है, ऐसे कुछ करके तो अभिक्रिया होगा जो दिया होगा आपके एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले मैग्नीशियम ने हमने बात कर लिया, अब आगे देखेंगे। अगला जो हमारा चीज़ है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को हम देखेंगे। रासायनिक समीकरण में सबसे पहले हम शब्द समीकरण के बारे में देखेंगे कि कोई भी अगर पदार्थ है हमारे पास, तो सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, शब्द के रूप में उसे लिख लेंगे। जैसे कि हमारे पास था मैग्नीशियम का रिबन था, मैग्नीशियम और हवा, ऑक्सीजन था हमारे पास। हवा में तो मेनली ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होता है, तो वो ऑक्सीजन था हमारे पास, मैग्नीशियम था। दोनों ने मिलके यानी कि दोनों में अभिक्रिया होके उसके बाद हम एक जैसे ये तीर का निशान बनाते हैं। ये जो तीर का निशान है ये डिनोट करता है कि ये दो अभिकारक जो है हमारे पास, अब वो दोनों जो है वो अभिक्रिया करके कहाँ पर बदल गए, उत्पाद में बदल गए। अभिक्रिया करके ये दोनों जो है वो उत्पाद में बदल गया। तो क्या बन गया उत्पाद हमारा, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना दिया। जैसे कि मैग्नीशियम का संकेत जो होता है वो Mg होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, और ऑक्सीजन का O2, और उसके बाद ये एरो तीर लगाना जरूरी है। उत्पाद अंग्रेजी में इसे हम प्रोडक्ट भी कहते हैं, और अभिकारक अंग्रेजी में इसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा 8-9 में जो भी, कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन किस तरीके से ये रिएक्शन करके क्या बनाता है। मैग्नीशियम और जब ऑक्साइड के साथ मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब बात आया कि संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। संतुलित रासायनिक समीकरण आपने हो सकता है पीछे द्रव्यमान के संरक्षण नियम के बारे में पढ़ा होगा। द्रव्यमान के संरक्षण नियम,
अगर आपको याद है तो मैं बता दूं कि वो क्या होता था कि जो भी हमारा जो रिएक्टेंट है, मतलब अभिकारक है, उसका अगर द्रव्यमान जितना है, मास यानी कि जितना है, वो उतना ही मास उत्पाद में होगा। यानी कि अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं, जैसे कि चीनी और पानी, अगर हम 50 ग्राम चीनी ले रहे हैं और 100 ग्राम पानी, तो दोनों को मिलाने के बाद जो घोल बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, वो तो 150 ग्राम होगा, क्योंकि हमारा इधर जो मास है वो कहीं गया नहीं, वो तो रिएक्शन में ही रहा। द्रव्यमान के संरक्षण को जो नियम है वही है कि हमारा जो अभिकारक है वो अभिक्रिया करने के बाद उतना ही उसका भी द्रव्यमान होता है जितना कि उत्पाद का। सबसे पहले हमें परमाणुओं की संख्या देखनी होगी। सबसे पहले इधर हमारे बाएं साइड में देखनी होगी कि परमाणुओं की संख्या कितनी है, फिर दाएं साइड में परमाणुओं की संख्या कितनी है। दोनों तरफ अगर बराबर चीजें होंगी, परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, तभी तो द्रव्यमान भी बराबर होगा उनका। तो यहाँ देखिए, मैग्नीशियम हमारे पास है 1, यहाँ मैग्नीशियम है 2, यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन है 2, यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन है 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ऑक्सीजन करना होगा, हमें ऑक्सीजन को तो 1 करना है। तो अगर ऑक्सीजन को 1 करना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें 1/2 यानी कि आधा से मल्टीप्लाई करना होगा। आधा से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस तरीके का हो जाएगा। लेकिन ये समीकरण अभी पूरी तरीके से संतुलित नहीं हुआ, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए, इस 1/2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में। तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका हमारा जो रिएक्शन आएगा वो होगा 2Mg प्लस, अब तो ये 2 कैंसिल, O2 2MgO, 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO। ये हमारा जो है वो एक संतुलित समीकरण है। ये जो है हमारा फाइनल, ये जो है ये एक संतुलित समीकरण है। हमारे संतुलित हमने कैसे किया, संतुलित करने के लिए आपको परमाणुओं की संख्या देखनी होगी। परमाणु की संख्या दोनों साइड में, अभिकारक में भी और उत्पाद में भी, दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों को बराबर करने के लिए हम बीच में कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इन परमाणुओं के बीच में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इनके आगे ही हमें मल्टीप्लाई करना होगा, आगे ही गुणा करना होगा। आगे गुणा करने से इनके हम संतुलित कर सकते हैं इनको। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को एक साथ मिलाया गया है। तो आप अपने स्क्रीन पे वो एग्जाम्पल देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उनका। जिंक धन का हम जोड़ का साइन यहाँ पे प्रयोग करते हैं, अगर दो चीज़ों को अगर हमें लिखना हो यहाँ पे। तो जिंक है हमारे पास और है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है फॉर्मूला, H2SO4, H2SO4 है, यही सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसके बाद हमारे पास जो उत्पाद बनेगा इन दोनों को मिलने के बाद वो होगा आपके पास ये है बुक में जो एग्जाम्पल है, इसको हम संतुलित करने की कोशिश करते हैं, संतुलित करके देखते हैं कि कैसे संतुलित करना। सबसे पहले आप परमाणुओं की संख्या बाएं साइड में देखिए, उसके बाद आप दाएं साइड में देखिएगा। तो जिंक जो है हमारे पास बाएं साइड में 1 है, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन जो है 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। इधर जो है सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। ये एक पहले से ही संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण है, तो इसे हमें संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एक और उदाहरण है Fe यानी कि आयरन और H2O यानी कि पानी, वाटर। आयरन और पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में, आप अपने बुक में देखिएगा, Fe3O4 प्लस H2।
Fe3O4 और H2, ये एग्जाम्पल है। इसको हम संतुलित करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं संतुलित है या फिर करना पड़ेगा। तो इधर है हमारे पास एक आयरन, इधर 3 आयरन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम आयरन को देखते हैं, तो आयरन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, संतुलित करने की कोशिश करते हैं। 3 से अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3 इधर भी आयरन हो गया, इधर भी 3 आयरन हो गया। अब इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, तो इधर अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं तो इधर 4, इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया। अब बात आई हाइड्रोजन की, तो इधर 4 और दूने के 8, 4 दूने के 8, 8 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, 8 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे जो है हमारे पास केवल 2 हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। अब देखिए आप कंपेयर कीजिए, 3 आयरन इधर, 3 आयरन इधर, 8 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन के समचा लिखा हुआ, और 8 हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन। अब जाके ये जो हमारा समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। ये एग्जाम्पल आप देखिएगा, ये एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि इन अभिकारकों के आगे यहाँ पे G लिखा हुआ है, यहाँ पे G लिखा हुआ है, यहाँ पे L लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये अवस्था को बताता है, ये हमारे जो पदार्थ हैं उनकी अवस्थाओं को बताता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे G हुआ है, इसका मतलब कि गैस, हमारा जो ये हमने जो लिया है अभिक्रिया करते समय, जब हमने ये प्रोडक्ट लिया तो ये क्या था, गैस के फॉर्म में था, ये भी गैस के फॉर्म में था। अब जब हमारा उत्पाद बना, ये जब उत्पाद बना तो ये लिक्विड के फॉर्म में हो गया, लिक्विड, एल से लिक्विड डिनोट करते हैं। अगर AQ लिखा हो, AQ, तो ये एक्वस यानी कि पानी मिला हुआ, एक्वस यानी कि पानी मिला हुआ। तो अगर AQ लिखा हो तो वो पानी मिला। S लिखा होगा, अगर S यानी कि सॉलिड, S लिखा होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा, एक्वस लिखा होगा तो वो पानी मिला होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा तो L लिखा होगा, और गैस फॉर्म में होगा तो G लिखा होगा। अब ये बीच में इस तीर के निशान के ऊपर क्या चीज़ है? तीर के निशान के ऊपर कभी कभी हम टेम्परेचर, ताप और प्रेशर यानी कि दाब और ताप दोनों का यहाँ पे लिख सकते हैं। एट, अगर हम लिखें यहाँ पे एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें जब हमें बतानी हो कि कितने प्रेशर पे ये अभिक्रिया हो रही है, कितने टेम्परेचर पे ये अभिक्रिया हो रही है, तो फिर हम इसे लिख सकते हैं। और जब भी लिखेंगे इसे हम तीर के ऊपर या नीचे लिखेंगे। यहाँ पे Fe जो है हमारे पास सॉलिड के रूप में है, यहाँ पे जो H2 है, वाटर है, वो गैस के रूप में यानी कि वाष्प है, वेपर है हमारे पास। और ये भी है जो बनेगा वो सॉलिड के रूप में बनेगा। उसके बाद ये जो होगा वो गैस के रूप में निकल जाएगा बाहर। ये जो हमारा उत्पाद है उसमें ये गैस, ये सॉलिड, इस तरीके से इन चीज़ों को भी संतुलित समीकरण में डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। आपके स्क्रीन पे एक और एग्जांपल जो है वो दिख रहा होगा कि 6 CO2 एक्वस AQ लिखा हुआ है, प्लस 12 H2O लिक्विड लिखा हुआ है, L लगाया हुआ कोष्ठ में। उसके बाद जो तीर के ऊपर है वो सूर्य का प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल। तो ये चीज़ दर्शा रहा है कि सूर्य के प्रकाश के मौजूदगी में और क्लोरोफिल के शामिल करते हुए ये प्रक्रिया हो रही है, जिसके बाद CO2 और वाटर मिल के क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, जिससे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, और ये भी एक्वस के फॉर्म में है। उसके बाद 6 ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और 6 H2O लिक्विड के रूप में। तो ये इस तरीके से डिनोट किया जाता है एक संतुलित समीकरण, या फिर किसके मौजूदगी में हो रहा है, या फिर उनकी अवस्थाओं को इस तरीके से कोष्ठ में करके डिनोट करते हैं। अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। उसमें जो पहला प्रश्न है वह है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैंने बताया कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का जो वो कोटिंग होता है, परत जमा होता है। तो उसको वो जो पहले से ही जल चुका होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले से ही जल चुका होता है, तो उसको हम जब तक रगड़ के साफ नहीं करेंगे, जब तक उसके परत को हटाएंगे नहीं, तब तक मैग्नीशियम फिर से कैसे जलेगा। तो इसलिए उस परत को हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं।
इसलिए मैग्नीशियम के रिबन को हम रगड़ते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा। हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों हमने गैस के फॉर्म में लिया है। तो दोनों जब गैस के फॉर्म में लिया है तो H2 और यहाँ पे Cl2 लिखेंगे। तो जब दोनों गैस मिलेंगी तो यहाँ पे HCl बनाएंगी, यानी कि जैसा कि लिखा हुआ है उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब इसे को संतुलित करने के लिए हम देखेंगे कि इधर दो है हाइड्रोजन, इधर दो क्लोरीन है, तो अगर यहाँ हम दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अच्छा, आप ये लिखना जानते हैं अल्मोनियम सल्फेट को किस प्रकार से लिखेंगे। अगर यहाँ पे अल्मोनियम सल्फेट लिखा हुआ, आप एक चीज ध्यान दीजिए, अल्मोनियम सल्फेट लिखा हुआ है तो किस तरीके से, एल्युमिनियम सल्फेट के फॉर्मूला को हम लिखते हैं किस तरीके से, आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। हो सकता है आपने पहले ना पढ़ा हो, तो यहाँ पे देखिएगा एल्युमिनियम के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं, Al, और सल्फेट के लिए हमारे पास है SO4। तो ये चीज़ जानने के लिए, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास हमको जानना होगा वैलेंसी। वैलेंसी तो आप जानते ही होंगे। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी जो होता है वो 3 होता है और इसका जो होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और यहाँ पे 2। अब हम क्रॉस करेंगे इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो जो हमारा फार्मूला निकल के आएगा वो होगा Al2, मैं ठीक से लिखता हूँ, Al2SO4, ताकि ये एक में ही कंपाउंड है, पूरा जो कंपाउंड है वो एक में है, और इसके ऊपर हमें 3 लगाना है क्योंकि ये 3 इसके साथ जाएगा और ये एल्युमिनियम इसके 2 के साथ जाएगा। तो Al2SO3 ये इसका फॉर्मूला होगा। अब हमारे पास जो है वो दूसरे प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन जो है आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा, उसे मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है, सांकेतिक भाषा में। जैसे कि पहला का जो है BaCl2 होगा सॉलिड फॉर्म में, और एल्युमिनियम सल्फेट है तो Al2SO4 का होल 3, ये चीज़। फिर उसके बाद BaSO4 सॉलिड फॉर्म में, AlCl3। जब वो चीज़ जो मैंने आपको बताया अगर वो आपको पता होगा तो आपको इनको फॉर्मूले लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये तीसरा में भी इस प्रकार है, सोडियम है, वाटर के साथ मिलाया जा रहा है, पानी के साथ मिलाया जा रहा है, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और क्या हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। तो अब इसको हम बैलेंस करने का कोशिश करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस करने के लिए ही कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए बेरियम इधर एक है, इधर भी बेरियम जो है वो एक है, इधर एल्युमिनियम एक है, इधर क्लोरीन हमारे पास 2 है और इधर क्लोरीन 3 है। तो क्लोरीन को हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो क्लोरीन को अगर हम इधर 3 से गुणा करते हैं और इधर 2 से, इधर 3 से और इधर 2 से, आपको बैलेंस करते करते यानी कि संतुलित करते करते समझ में आ जाएगा कि किधर क्या करना है। तो आप इस तरीके की चीज़ें बहुत से प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके बुक में इस तरीके के रिएक्शन दिए हो आप, या फिर आप रिएक्शन कई तरीके के खोज सकते हैं। तो 3 से इधर हमने गुणा किया, इधर 2 से गुणा किया। उसके बाद अब हमारे पास 3 बेरियम इधर हो गया और इधर एक ही बेरियम है। तो अगर हम इधर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से गुणा करें, तो हमारे पास इधर भी 3 बेरियम हो जाएगा और इधर 3 सल्फेट हो जाएगा। 3 सल्फेट, 3 सल्फेट, तो इधर 3 सल्फेट तो है ही, 3 सल्फेट तो इधर है। अब बात करते हैं एल्युमिनियम की। 2 एल्युमिनियम इधर है और इधर भी 2 एल्युमिनियम, यानी कि अब हमारा जो है वो बैलेंस हो चुका है। बहुत ही आसान है बैलेंस करना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये बैलेंस करना। आपको एक साइड से दूसरे साइड मिलाते जाना है और किस तरीके से उसको बैलेंस करना है, किधर कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा मिटाना उटाना पड़े, काटना कूटना पड़े, तो आप इसे रफ में करके चेक कर जाएंगे। आपको जब आदत हो जाएगा तो फिर आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत जल्दी आप बैलेंस कर पाएंगे। दूसरा जो है वो सोडियम इधर एक है, इधर भी सोडियम एक है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 2 है और लेकिन इधर हाइड्रोजन क्या है वो 3 है। एक यहाँ है और 2 यहाँ है, इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें
3 और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 सोडियम हो जाएगा, तो इधर भी 2 से, तो 2 इधर सोडियम, 2 इधर सोडियम। अब हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, तो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। अब ये शायद बैलेंस हो चुका है जी। ये बैलेंस हो चुका है। अब आप मिला सकते हैं, इधर के परमाणुओं की संख्या, इधर के भी परमाणुओं की संख्या समान है। अब तीसरा प्रश्न देखिएगा आप अपने स्क्रीन पे, जिसमें तीसरे में लिखा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना हमें। तो पहला क्वेश्चन उसी में है, सबसे पहला जो है वो कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो सबसे जो हमारा अभिकारक होगा, इसमें अभिकारक कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें हैं? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड के लिए BaCl2, सोडियम सल्फेट के लिए Na2SO4, Na2SO4। उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसा लेने के लिए बोल रहा है? सोडियम सल्फेट के विलयन, यानी कि सोडियम सल्फेट जो होगा हमारा एक्वस होगा, और ये भी, ये जो है वो अघुलनशील यानी कि सॉलिड बनेगा, और ये भी एक विलयन यानी कि एक्वस होगा। इसमें क्या करना है, हमें बैलेंस करना है, यानी कि संतुलित हमें इक्वेशन चाहिए। यहाँ पे हमने प्लस का साइन नहीं छोड़ना है। इधर भी बेरियम है एक, इधर भी एक बेरियम है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, 2 से इधर गुणा करते हैं तो 2 इधर भी हो जाएगा। सोडियम इधर 2 हो गया, सोडियम 2 है। सल्फेट जो है 1 है, वो भी सल्फेट 1 है। तो हमारा जो अब जो है इक्वेशन जो है वो, समीकरण जो है वो बैलेंस हो चुका है, यानी कि संतुलित हो चुका है। ये था पहला। दूसरा प्रश्न कहता है, आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा दूसरा प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NaOH, विलयन यानी कि एक्वस, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये भी एक्वस ही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जल में जो कि लिखा हुआ है, तो एक्वस है। से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl प्लस वाटर, इसका भी विलयन बनता है, तो ये हो गया। और वाटर का क्या बनता है? लिक्विड के रूप में पानी। वाटर जो है वो तो लिक्विड है, तो एल हमने लगा दिया। अब इसे हमें क्या करना है? बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले देखिए, इधर सोडियम है एक, इधर भी सोडियम है एक, इधर हमारे पास ऑक्सीजन है एक, इधर भी ऑक्सीजन है एक, इधर हाइड्रोजन एक, 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, और क्लोरीन एक, इधर भी क्लोरीन एक। ये तो पहले से ही बैलेंस है, तो संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट में अभी हम पढ़ेंगे, और उसके बाद के क्वेश्चन को जो है NCERT के जो अंदर के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे।